नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब AML और नो योर कस्टमर यानी KYC कानून। हम देखेंगे कि भारत और दुनिया भर में इसे लेकर क्या चल रहा है। हाँ, और ये चर्चा खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी काम की हो सकती है जो IIBF पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं या मौजूदा बैंकर हैं या फिर बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्रोत मुख्यतः IIBF स्टडी मटेरियल पर ही आधारित हैं। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे हम ML कहेंगे, और टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी TF, इनसे दुनिया कैसे निपट रही है और भारत का अपना सिस्टम क्या है, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU IND और प्रिंसिपल ऑफिसर यानी PO, इनकी भूमिका क्या है। तो शुरू करते हैं। आखिर ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये जो वित्तीय अपराध है ना, इनकी कोई सरहद नहीं होती। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई भी देश अकेले इनसे लड़ नहीं सकता। सही कहा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब मिल के काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस ग्लोबल लड़ाई में कुछ खास कानून भी होंगे। मैंने सुना है अमेरिका का US पेट्रियट एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो 2001 में 9/11 हमलों के बाद आया था। USA पेट्रियट एक्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए एक बड़ा कदम था। इसने बैंकों पर जोर डाला कि वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन ठीक से करे और जो भी संदिग्ध लेन देन हो उस पर नजर रखे। अच्छा। इसी तरह यूके में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है, जिसे पोका कहते हैं। ये मुख्य रूप से अपराध से हुई कमाई से निपटने पर केंद्रित है। और यूरोपियन संघ? हाँ, EU भी अपने सदस्य देशों के लिए लगातार EU डायरेक्टिव्स जारी करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रुके और पारदर्शिता बढ़े। और भारत में हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA, जो RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के साथ मिलकर काम करता है। ये भारत का मुख्य हथियार है ना? बिल्कुल, PMLA भारत की रूपरेखा का आधार है। और देखिए, सिर्फ कानून काफी नहीं होते, इनको लागू करवाने के लिए वैश्विक संस्थाएं भी हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF। FATF, हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। जी, ये 1989 में बनी थी। ये AML और CFT यानी कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है। भारत भी 2010 में इसका फुल मेंबर बना, जो काफी महत्वपूर्ण था। और अगर कोई देश FATF के मानक ना माने तो उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल बैंकिंग पर पड़ता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, इनका असली असर होता है। बिल्कुल। FATF के अलावा इग्मोंड ग्रुप भी है। इग्मोंड ग्रुप, ये क्या है? ये दुनिया भर की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स यानी FIUs का एक नेटवर्क है। ये देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का एक सुरक्षित तरीका है। अच्छा, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए? हाँ, फिर है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC। ये ड्रग्स और अपराध के साथ साथ MLK पर भी काम करता है। और वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी देशों की मदद करते हैं। कैसे? वो देशों को MLTF से लड़ने के लिए कानूनी ढांचा बनाने और तकनीकी मदद देने में सहायता करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने देश के PMLA या RBI के नियम ही नहीं देखने, बल्कि इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और FATF जैसी संस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक जटिल सिस्टम है, पर जरूरी है। चलिए, अब जरा भारत पर फोकस करते हैं। यहाँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया मतलब FIU IND की क्या भूमिका है? इसे 2004 में वित्त मंत्रालय ने बनाया था, PMLA एक्ट 2002 के तहत। जी, FIU IND भारत की सेंट्रल एजेंसी है। इसका मुख्य काम है संदिग्ध ML और TF से जुड़ी वित्तीय जानकारी लेना, उसका विश्लेषण करना और फिर उसे जांच और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देना। ये पूरी AML CFT व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और ये जानकारी, ये इंटेलिजेंस FIU IND को मिलती कहाँ से है? कौन देता है? ये जानकारी आती है बैंकों से, दूसरे वित्तीय संस्थानों से, बीमा कंपनियों से और यहाँ तक कि स्टॉक ब्रोकर जैसे मध्यस्थों से भी। अच्छा, मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज से? हाँ, इन सबको कानूनन कुछ खास रिपोर्ट्स FIU IND को देनी होती हैं। हाँ, वो रिपोर्ट्स जैसे CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सही, CTR
जो 10 लाख रुपए से ज्यादा के सभी नकद लेन देन के लिए होती है। और STR? STR मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये किसी भी लेन देन के लिए फाइल की जा सकती है अगर वो संदिग्ध लगे, चाहे रकम कितनी भी हो। अच्छा, रकम की कोई सीमा नहीं है STR के लिए? नहीं, इसके अलावा NTR यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और CBWTR मतलब क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट भी होती है। ये सारी रिपोर्ट्स पजल के टुकड़ों की तरह हैं जिन्हें FIU-IND जोड़कर देखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये विश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल की तरह हैं। अब एक और चीज, RBI के KYC डायरेक्शंस 2016 जो 2023 में अपडेट भी हुए, कहते हैं कि हर बैंक या FIU को AML कंप्लायंस के लिए एक प्रिंसिपल ऑफिसर यानी PO नियुक्त करना होगा। ये PO कौन होता है? इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? कितना महत्वपूर्ण है ये पद? PO मतलब प्रिंसिपल ऑफिसर संस्था के अंदर AML CFT कंप्लायंस का मुख्य कर्ता धर्ता होता है। आमतौर पर ये एक सीनियर अफसर होता है और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक कैसे? देखिए, PO ये सुनिश्चित करता है कि बैंक की AML पॉलिसी सही से लागू हो रही है या नहीं। जी। वो ये भी देखता है कि सभी जरूरी रिपोर्ट्स जैसे CTRs, STRs ये सब टाइम पर FIU को जा रही हैं। वो बैंक और FIU-IND के बीच एक पुल का काम करता है, मतलब नोडल ऑफिसर होता है। तो क्या स्टाफ की ट्रेनिंग भी PO की जिम्मेदारी है? हाँ, बिल्कुल। बैंक कर्मचारियों को उनके AML CFT दायित्वों के बारे में ट्रेन करना, उन्हें जागरूक बनाना, ये भी PO का ही काम है। और सबसे जरूरी, जब बैंक का इंटरनल सिस्टम किसी संदिग्ध गतिविधि या खाते को फ्लैग करता है तो PO उसे जांचता है और अगर जरूरत लगती है तो वो गोपनीय तरीके से STR फाइल करता है FIU-IND को। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, मतलब बिजनेस और रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाना। हाँ, ये बहुत नाजुक काम है। PO को बहुत सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ग्लोबल समस्या है। इससे निपटने के लिए देशों और FATF, इगमॉन्ट ग्रुप जैसी एजेंसियों का आपसी सहयोग जरूरी है। बिल्कुल। भारत में FIU-IND इस लड़ाई को लीड करता है PMLA 2002 के तहत। सही। और बैंकों के लेवल पर प्रिंसिपल ऑफिसर यानी PO ये पक्का करता है कि AML नियमों का पालन हो और जरूरी जानकारी FIU तक सही समय पर पहुंचे। हाँ। ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा था, IIBF की तैयारी करने वालों, बैंकर्स और एग्जाम देने वालों के लिए वाकई काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी है, या फिर इन नियमों और ढांचों की गहरी समझ हमें एक ज्यादा नैतिक, एक ज्यादा जिम्मेदार वित्तीय प्रणाली बनाने में मदद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।